अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। हुकूमत जो चाह रही थी कि आईनी तरामीम वो करे, वो पिछली दफ़ा तो प्लान कैंसिल तो हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। उसकी डिफरेंट अगर देखा जाए, जो हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ चालें मैं कहूँगा चल रही है, जो मूव्स हुकूमत कर रही है, वो उसी तरफ मामला को लेके जा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद लेके आई हुकूमत, फिर उसके बाद उसमें जो आज ऑर्डिनेंस के जरिए एक तरमीम की गई, वो ये कि 3 रुकनी वो जो कमेटी बेंच डिसाइड करती थी, उसमें चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया गया कि वो जो थर्ड जज है वो डिसाइड करेंगे। थर्ड जज उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनको एक हम ख्याल जज कहा जाता है काजी फाइजा का। मुताद्दिद फैसले हैं, अभी पिछले दिनों के अंदर बहुत सारे फैसलों में उन्होंने काजी फाइजा के ख्यालात से इत्तफाक किया है। अता तारड़ साहब उसके बाद आए, वो अगला गेम प्लान थोड़ा सा वाजे कर गया हमारे लिए। उन्होंने कहा कि जनाब 63A की जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तशरीह का इख्तियार है, री राइट करने का इख्तियार नहीं। बहुत अरसे से हुकूमत ये कह रही है। इसका मतलब ये है बड़ा सादा सा कि अब उसका रिव्यू भी है। ये भी अता तारड़ ने कहा वो रिव्यू बड़े अरसे से सुना नहीं किया। और फिर साथ अयाज सादिक साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो कहता रहे, हम नहीं मानते। हम ये कहेंगे कि आप एक तो तमाम उन्होंने जो वो लोग थे 81 पीपल जिनको सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने पीटीआई का डिक्लेयर किया था, उनको स्पीकर कौमी असम्बली ने वो अदालत का फैसला उन्होंने मैं कहूँगा बिल्कुल फारिग कर दिया, उड़ा के रख दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और ये इनको नशिस्तें भी नहीं देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उसमें फैसला क्या होता है खैर उसको देखते हैं। अब शहजाद हुसैन भट्ट साहब इन साथ बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे। कल जलसा है लाहौर के अंदर और ये बड़ा इस वक्त, जैसे अभी मैं पहले बता रहा था, बड़ी मेक और ब्रेक मोमेंट है इस वक्त पीटीआई के लिए। यही उनके पास एक ऑप्शन रह गई है ना कि पब्लिक प्रेशर, पब्लिक को निकालें और फिर उससे कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकें। क्या लग रहा है आपको? मतलब इंतजामिया के तो इरादे अभी भी वैसे ही हैं जैसे संजानी में। यार मोहतरम बाजवा साहब, इंतजामिया के इरादों पर मैं क्या बात करूं। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। पीटीआई का जलसा नहीं हो रहा। मुझे तो 805 में लग रहा है कि किसी साल में कोई जलजला आया हुआ है। पता नहीं क्या अफरा तफरी अर्जा नहीं मिलाई। ये आपकी स्क्रीन पर मैं चला देता हूं। मेरे पास नोटिफिकेशन है। डीसी लाहौर की जानब से बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर लाहौर। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है, साइन अंगूठे हर चीज़ इस पे, ये जैली है। ये जैली होने के बाद मेरी के इंतहाई पीटीआई के अहम रहनुमा से जब मेरी बात हुई है तो उसने कहा है कि हमने तो इधर उधर की जो सारी टीवी चैनल भी चला रहे हैं, ये सब चीज़ें अवाम को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। तो बाद में उनको रोकने के लिए जो किया जा रहा है, जो जलसा है वो पीटीआई के काना कसूर रोड में जो जलसा, लेट मी फिनिश सर, इस वक्त जो जलसा है वो जलसा काना कसूर रोड में जलसे की इजाजत सिर्फ जो है वो दे दी गई है। कंसेंसस पीटीआई का इस बात पे डेवलप हुआ है कि हम काना रोड पे जलसे की इजाजत कर लेते हैं, ताहम वो ये कहते हैं कि जो टाइम फ्रेम दिया है, टाइम को आगे बढ़ाया जाए। अब बाजवा साहब 2 से 5 तक का टाइम है, दोपहर 2 से 5 तक का टाइम है एग्जैक्टली। अब अच्छा, उसमें एक और शर्त भी रखी। मैं कह रहा हूँ शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें शामिल शुएब शाहीन इंतहाई काबिल एहतराम है। शुएब शाहीन साहब, बिस्मिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, ये 2 से 5 बजे का वक्त दिया है। एक शर्त जो बीच में अभी हमने देखी है, ये टीवी चैनल्स पे फ्लैश भी हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगे। ये भी एक शराइत में से है जो उनकी कुछ, मेरा ख्याल है पता नहीं किस चीज़ की, वो शायद मरियम साहिबा के बारे में जो उनके रिमार्क्स थे संजानी जलसे में, उसके हवाले से माफी कहा जा रहा है या जो भी है। तो हाउ डू यू सी दिस सर? 2 से 5 बजे दोपहर को खत्म करना है, 5 बजे। पिछली दफा भी आपको याद है 7 बजे खत्म करने पर क्या हुआ था वहां पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोपहर को आज तक कोई एक जलसा गर्मियों का बता दें जो 2 से 5 तक हुआ हो, कोई आज तक। ये अभी पिछले हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब करके गए हैं और वो भी उसी मीनार पाकिस्तान में करके गए हैं जहाँ हमारा मुतालबा है। देखिए, जलसा हमेशा शहर के अंदरून में होता है, 60-70 किलोमीटर दूर कभी नहीं हुआ करता, जैसे हमारे साथ इन्होंने संजानी में किया। लेकिन इसके बावजूद सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए इस्लामाबाद के, और उसके बाद हमारे खिलाफ पर्चे जो किए हैं वो भी आपके सामने ही है। मैंने बट मारा, पिस्टल मारा, किसी से मैंने पिस्टल छीन लिया, किसी से मैंने वायरलेस सेट छीन ली। 9 पर्चे दहशतगर्दी के डाल दिए मेरे ऊपर, बाकी तो जो हमारे लीडरशिप के खिलाफ है ही है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने डीएसपी से गन छीन के उसकी कनपटी पे रख ली। ये है इल्जाम। और डिप्टी कमिश्नर 18वें ग्रेड का एक अफसर उठ के कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वो कहता है कि तुम इस जगह पे ये माफी मांगो और तुम वो माफी मांगो। वो होता कौन है? ये मिसकंडक्ट है ऑन हिज पार्ट।
उसका सिर्फ एक बात है कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ फैसिलिटेट करेगा कि वो कहीं भी जलसा शुएब करना साहब, चाहे। ये ठीक हो गया fundamental बात। right है। दोबारा भी लग रहा है कि वो यही इस तरह का मामला करेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पंजाब की क़यादत बारे। पिछली दफा संजानी जलसे में पंजाब ठीक है, मोटरवे जीटी रोड ब्लॉक होगी, लेकिन पंजाब से क़यादत प्रॉपर जिस तरह से लोगों को अमास करके कैनवस करके वो निकलते हैं, वो नहीं निकली। कल आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई मेरी लाहौर में, तो मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा, उन्होंने कि पंजाब की क़यादत नहीं आपकी निकलती सही तरह से, कल का क्या इरादा है, परसों का निकलेंगे लोग? ये आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर रहे हैं, वो आगे से कहते हैं मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं निकलती पंजाब की क़यादत। मैं खुद कंफ्यूज हूं उस बात के ऊपर। आरिफ अलवी साहब विद रिस्पेक्ट आजकल तंजीमी मामलात में इन नहीं है। मुझे बताएं, पिंडी इस्लामाबाद से ये सारे दोस्त निकले थे, जो 90% क्राउड था, 95% बंद थे। उस दिन आपने देखा सारे रास्ते बंद थे, लोग निकले, हर जगह से हमारे साथ रास्ते में थे। मैं ज़ाहिर मैनेज कर रहा था यहाँ इस्लामाबाद के जलसे को, हर जगह से रास्ते में थे, हमारे साथ रास्ते में थे। लेकिन केपी का 2% लोग नहीं पहुंच सके। केपी के पास तो सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद रास्ते इन्होंने सारे ब्लॉक किए हुए थे। लेकिन उसके बावजूद जलसा कामयाब हुआ तो ये पागल हो गए हैं। और वहां भी आप देखिएगा, लोग पैदल भी पहुंचेंगे, मोटरसाइकिलों पे भी पहुंचेंगे, जिस तरीके से पहुंच सके लोग पहुंचेंगे। इन्होंने जो करना है ये कर लें। लेकिन एक बात बता दूं, पंजाब में इस वक्त जितनी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत है, वो आप बच्चे बच्चे से पूछ लें, जाकर गली मोहल्ला शहर कस्बा दुकान किसी जगह जाकर आप सर्वे कर लें। लेकिन इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है, और आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं, ये सब कुछ के जिम्मेदार ये वो कठपुतली है जिन्होंने अपने इक़्तिदार को सर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को भी साल हो गया ना, बड़ी पुरानी बात हो गई। अब उसके खिलाफ आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस कैसे देनी है, एजिटेशन कैसे करनी है, उसका कोई प्लान मैं फिर कहूंगा पंजाब से नजर नहीं आया सर अभी तक उसका। देखिए, रेजिस्टेंस का आगाज इससे बड़ा क्या होगा। हमने कहा, खान साहब ने कहा कि 21 को जलसा होगा, प्रोटेस्ट होगा, ये इजाजत दे या ना दे। आज आपके सामने वो मजबूर होकर दिए। उन्होंने बेसिकली इसको प्लान को नाकाम करने की हरकत के लिए किया है। अगर ये इजाजत न भी देते, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रोटेस्ट होता, और हर जगह पे होगा अब भी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आज भी ये बहुत बड़ा, ये एक मैं कहता हूं कि ब्रेक थ्रू है कि इन्होंने 1.5 साल में पहली मर्तबा जैसे तैसे भी एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। ये क्यों हुआ? ये उसका नतीजा है कि लोगों ने निकलना है, लोगों ने आना है, लोगों ने जेलों में जाना है, लोगों ने हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त किया है, अब भी करना है। लोग उठ खड़े हुए हैं, लोगों को एहसास है इस बात का, और इस कठपुतली हुकूमत को भी अब एहसास हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने हर वो हरबों के साथ, हर उस बदमाशी के साथ, हर उस बेईमानी के साथ उन्होंने जैसा तैसा करके कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, ताकि शहर से बाहर ये भाग जाए। लोगों के यहाँ खौफ व हरास पैदा करने के लिए पिछले एक हफ्ते से हमारे बंदे गिरफ्तार कर ले, वकीलों समेत, आपके सामने ही है। जी जी, कई लोग गिरफ्तार कर लिए वक्त से पहले, और लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं। सलमान अकरम राजा के घर में 4-5 दफा छापे मारे। इंतहाई काबिल एहतराम। मैं इंतहाई कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप बहुत काबिल एहतराम है शोएब भाई। पूछना आपसे ये चाहता हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी आर्डिनेंस है, उस पर आसिफ जरदारी के हो गए साइन। अच्छा, अमल दरामद भी शुरू हो गया। आप देखें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी बाहर हो गए हैं। इस वक्त बानी पीटीआई ने भी काजी के खिलाफ, इंतहाई काबिल एहतराम काजी साहब के खिलाफ जो बयान आज दिया वो भी सख्त है। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मामला जो है इतना मुतनाज़ा बनता जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? आप कोई मुझे कोई रहनुमाई करे, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या होने वाला है, कुछ बताएं सर। देखिए सर, इनकी बेईमानी डिसऑनेस्टी है कि ये लोग, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ रहा था, उसकी तारीफ करते करते नहीं सकते थे कि जी किकशिप नहीं होनी चाहिए किसी चीफ जस्टिस, इलेक्शन रोकने के लिए सीनियर मोस्ट 3 जजेस बैठ के ये फैसला करें। अब वो क्या तकलीफ होगी है, 1 महीना रह गया है, कि जो चीज इस प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप आईन पे हमला कहें या इंसाफ पे हमला कहें, वो अगर आर्जी तौर पर रुक गया है, तो उसके रास्ते को दोबारा हमवार करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, ताकि काजी साहब अपनी मर्जी का एक हैंड पिक्ड जज बिठाए और अपनी मर्जी से जो चाहे बेंच बनाए, जो चाहे फैसले करे, जो चाहे तारीखें दे। ये इनकी एक नियत, इरादा और बदनीयती है। तो फाइनल क्या है, फिर क्या देख रहे हैं, होगा क्या? आप देखें, मैं ये समझता हूं कि ये नहीं इंटरटेन हो पाएगा।
इस वक्त सारे जजेस मुत्तहिद हैं अगेंस्ट काजी साहब। ये इनकी मिनॉरिटी को ये मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कोई गलत फैसला ये 1 महीने में नहीं कर पाएंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने उसको नलीफाई कर देना है। लिहाजा ये जो चाहे कर लें, ना तो ये बदमाशी और बेईमानी के जोर पे ये अमेंडमेंट कर सकेंगे आइन पे, जिस तरह करने की कोशिश की। ये 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर हमला है। ये सिर्फ हमारा पीटीआई का मसला नहीं है। आप जिसको चाहें उठाएं और कत्ल करके मार दें। आप आर्टिकल 199 के तहत रिट में भी नहीं जा सकेंगे, चूंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्वॉल्व है। और इसमें आर्टिकल 8 भी खत्म हो गया। जिसको चाहे ले जाएं, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर लें, आपके फंडामेंटल हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मुझे जो आपकी बात समझ आई, आपने ये फरमाया कि साथी जजेस जो हैं वो काजी साहब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, इंसाफ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हल्फ उठाया हुआ है और वो पाबंद है अपने उस हल्फ की पासदारी का। अगर एक जस्टिस या एक जज अगर ऐसे फैसले जो नाइंसाफी की मिसालें कायम कर रहा है, तो उनके रास्ते में रुकावट सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो जजेस हैं, 18 या 19 जो भी इस वक्त बैठे हुए हैं, जो पाबंद हैं कि आइन की बालादस्ती करें, कानून की हुक्मरानी कायम करें और इंसाफ करें। अक्रॉस दी बोर्ड उसमें अदम मसावत नहीं होने चाहिए और वो यकसा सलूक करें टू द ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। एंड मे बी दैट इज द ओनली वे आउट। तब मेरा ख्याल है और क्या कानूनी तौर पे आप तो नहीं उस तरह से कुछ कर सकते सिवाय एक पब्लिक मूवमेंट बनाने के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। आमना शेख साहिबा हमारे साथ होंगी, हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब होंगे, शुएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक दौर था, आपको याद होगा, कि बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लगा करते थे और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आया, उसमें एक रीजन तो ये नजर आती थी उस वक्त के वो इलेक्शंस का जो केस चल रहा था पंजाब में, केपी में, और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस के हवाले से ये उसी दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया। लेकिन उसूल जो था, जो प्रिंसिपल था, वो दैट वाज फाइन कि सिर्फ चीफ जस्टिस क्योंकि इल्जामात लगते तो सिर्फ उनको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो बेंच बनाए अपनी मर्जी का, तो 3 रुकनी कमेटी हुआ करेगी। आज ये हुआ कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आ गया और उसमें तब्दीली ये हुई कि पुराना जो पैटर्न था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने बेंच तश्कील देना होता था, जो 3rd सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस मुनीब, उसको इस कमेटी में से निकाल दिया गया और उनकी जगह प्रोविजन ये डाली गई है कि चीफ जस्टिस साहब अब जिसको चाहेंगे उसको, तीसरा जज जो है वो खुद ही उस कमेटी में डालेंगे और फिर उसके बाद उनसे मुशावरत के बाद बेंच बनाएंगे। हमारे साथ आमना शेख साहिबा मौजूद हैं, PMLN की लीडर हैं, बहुत शुक्रिया। शी इज़ अ लीगल माइंड ऑल्सो। एंड आरिफ चौधरी साहब मारूफ कानूनदान है, किसी तारफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आमना शेख साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ बिकॉज आपकी गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे 2022 में ये काजी फायजीसा साहब ने कहा था कि सिर्फ हंगामी हालात के अंदर ऑर्डिनेंस आ सकता है, गवर्नर या सदर दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि यही करना था तो फिर सब चेंज करने की जरूरत क्या थी? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाने की जरूरत क्या थी? ये तो तकरीबन पूरा इख्तियार दे दिया आपने काजी साहब को कि अपनी मर्जी का जज लाएं और अपनी मर्जी का बेंच बना लेंगे उसके बाद वो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हंगामी हालात किसको क्या कहते हैं, क्योंकि अगर तो हम कोई शोर शराबा, फसाद, धरने, लड़ाई झगड़े, झिलाओ घिराव की सिचुएशन को कहते हैं हंगामी हालात, तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से डेफिनेशन मांगेंगे तो मैं समझती हूँ कि हंगामी हालात तब होते हैं जब मुल्क किसी परेशानी से गुजर रहा होता है और उस परेशानी से मुल्क को बचाने के लिए हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करें, हर मुमकिन इकदाम करें, सियासी हो, कानूनी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सारे इकदाम उनको करने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से पाकिस्तान पिछले बहुत अरसे से, जिस तरह के जुडिशल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिस तरह के डिसीजंस हमने देखे, 12 जुलाई की जजमेंट देखी, जो कुछ हमने पाकिस्तान में होते हुए देखा है, पाकिस्तान को इस वक्त किसी भी और चीज़ से ज़्यादा
स्टेबिलिटी की। लेकिन मैडम ये जो अभी करंट ऑर्डिनेंस है, इससे तो कंट्रोवर्सी मजीद बढ़ी है और इसके बाद तो मजीद शुबहत और नियत पर शक उठे। आई एग्री। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी पार्टी के किसी पार्टी के बहुत सीनियर्स हमेशा अपनी नियत को डिफेंड कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ नियत को क्यों डिफेंड करना है। लॉ की कोई नियत नहीं होती, लॉ के कोई इमोशंस नहीं होते। लॉ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। सो इफ देयर इज समथिंग, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है लेजिस्लेशन करने की, आप जरूर लेजिस्लेशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है ऑर्डिनेंस लाने की, आप जरूर ऑर्डिनेंस लेके आए। अवाम आपको 22 करोड़ अवाम आपको इलेक्ट करके लेके आई है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनडायरेक्टली इसलिए कि पहले अवाम उसकी पार्टी को मेजोरिटी में पार्लियामेंट में लेकर आई और फिर उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। So why do we have to justify the intent? Intent आपकी नजर आती है आपके कामों से, आपके मंसूबों से, आपके तरक्कीयाती काम जो होते हैं आप अवाम के लिए करते हैं। अवाम का कितना दर्द है, मुझे ये बता दीजिए, कहां से इंटेंट ढूंढना शुरू ये मैं प्लेनली मुझे ये बता दें, जस्टिस मुनीब को इस 3 मेंबर्ड कमेटी में से जो बेंच तश्कील देती है निकालने की जरूरत क्या थी? देखिए, that is the Chief Justice's decision and I'm not the spokesperson of the Chief Justice. नहीं, ऑर्डिनेंस आपकी गवर्नमेंट लाई है मैडम, ऑर्डिनेंस के थ्रू निकल रहे हैं। तो बाद में ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट के लाई है ना कि हमने चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया है। तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे जो जितने पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, भले वो जुडिशरी हो, भले वो लेजिस्लेचर हो, हमें सबको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इशू ये है कि हम लोग किसी साइड पे भी खुश नहीं है। जब पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है तो उस वक्त हम कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट को करने दी जाए, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हम कहते हैं जी सारी पावर्स उठा के पार्लियामेंट को क्यों दे रहे हैं। अब जब हम चीफ जस्टिस को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, पीएमएलएन और आज की गवर्नमेंट से इख्तियार लिया था ना, मैं तो इस वजह से आपसे बिल्कुल लिया था, बिल्कुल लिया। इजाजत दीजिएगा बाजवा आमना शेख साहबा, कथा कलामी माफ, मैं अगर आपसे ये राय लेना चाहूँ कि ये इख्तियार पहले आपने ही दिया हुआ था, पिछली हुकूमत में भी था कि 3 रुकनी, अब जब तीसरा जज का नाम कुछ लफ्ज यूज कर ले मुतनाज़ा आ रहा है तो ये इख्तियार चीफ जस्टिस को वापस दे दिया गया। क्या ये कौन सा असूल है कि जब मुझे जो चीज़ सूट करेगी मैं वो करूँगा, जो चीज़ सूट नहीं करेगी वो करूँगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि हमने इस चीज को ऐसे पहले चेंज किया था। इशू ये है कि आप देखिए ना, अगर हम कुरान और सुन्नत की, इस्लाम की भी बात करें तो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है ना कि हम कहते हैं कि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जो है वो हम विद टाइम वो इज्तिमा होता है, हम फतवे लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, बिकॉज एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। चेंजिंग टाइम्स डिमांड चेंजिंग आइडियाज। सो बात ये है कि शायद उस वक्त हमें ऐसा लगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं गया। वो एक्सपेरिमेंट हमें करके रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हमने तो वो करना है ना जो पाकिस्तान के बेहतरीन, नहीं सिर्फ उनकी वजह से नहीं, देयर हैव बीन लॉट ऑफ अदर डेवलपमेंट। नहीं, ऑफ कोर्स आज तो वो थर्ड जज है, बट इशू ये है कि हम लोग सिर्फ एक चीज को देखते हैं, ऐसे हॉर्स आई विजन से तो हम चीजों को नहीं देख सकते ना। उसके हमने एवर ऑल लॉन्ग लास्टिंग पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। मैं अगर आप इजाजत दें बाजवा साहब, तो यही बात चौधरी साहब, आरिफ साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो चीज मुझे पसंद है वो ठीक है, फिर जो चीज मेरे पसंद नहीं है वो उस पर क्या राय दे, इस पर आप टेक देना पसंद करेंगे? इसके साथ ये ऐड कर लें। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपको ये अर्ज करता हूं कि ये आइन जो है उस पूरी दुनिया के आइन में एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है और बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि जिस तरह का आइन की रूह जो है उसके खिलाफ लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो आइन साजी का भी है, जो आइन साज पार्लियामेंट होती है, और आइन के अंदर तरामीम भी करने का इख्तियार है, लेकिन वो तरामीम जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हों उन्हें हमेशा कंडेम किया गया है और उन्हें हर जो अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो उन्हें यानी अपसेट करती है, उन्हें सेट असाइड करती है। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये हुकूमत किसी आइनी और कानूनी तरीके से नहीं आई, इलेक्शन को जिस तरह मैनेज किया गया, मैनेवर किया गया और जिस तरह सीटें जो थी वो हासिल की गई और फिर हासिल की गई सीटें जो थी उनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया और उनको बदला गया, रिजल्ट्स को बदला गया, उसके बाद अब इस हुकूमत को अपनी जस्टिफिकेशन कायम करने के लिए, चूंकि अवाम तो इसे कबूल नहीं कर रहा है,
अगर अवाम इसे कबूल कर रहे होते तो ये नुमाइंदा हुकूमत होती। इसे पाकिस्तान के अवाम के हक में लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये अवाम एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो तो अदालत उसे अपसेट कर सकती है। ये अपसेट से मुझे याद आया, मैं अभी इब्तदाई में भी यही बात दोहरा रहा था जो पहले पेश आई। एक मार्च 2022 में काजी फायज ईसा साहब का फैसला है कि ऑर्डिनेंस गवर्नर या सदर सिवाय हंगामी हालात के नहीं ला सकते। आपको लगता है कि इस वक्त कोई ऐसे हंगामी हालात हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस ला के जो चेंजेस किए गए वो किसी हंगामी हालात के तहत किए गए? और दूसरा, क्या काजी साहब से आपको कोई तवक्को है कि वो कोई इस पर एक्शन ले लें, क्योंकि उनका अपना फैसला है, और अगर उन्हें भी, क्या उन्हें लगेगा कि हंगामी हालात है? आपके सवाल के दो हिस्से हैं और उसका पहला जवाब यह है कि ऐसी सूरत मुझे कतन नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कोई जुडिशल सतह पे कोई हंगामी हालात है। हंगामी हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालात तो देखें, अगर सीधे सीधे चला जाए तो कोई हालात हंगामी नहीं है। हर चीज़ जो है वो आइन के मुताबिक होती है। और दूसरी बात, ओपनली तो नहीं कहा उन्होंने, वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं कि अब इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं ये अर्ज कर दूं कि जिन्होंने उन्हें एक्सटेंशन देनी थी वो रास्ता निकाल रहे हैं कि अगर हम एक्सटेंशन नहीं दे सकते, 2/3 यानी इस अंदाज में लोग कबूल नहीं करेंगे, जिस तरह आपके सामने है कि मुसवदे कई बनाए गए और लोगों के सामने लाया नहीं गया। वरना कानून तरीक़ीकार तो ये है कि मुसवदा आइन का यानी जो आपने कानून बनाना है वो सब लोगों के सामने आता है और उस पर थ्रेड बार डिस्कशन होती है और उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद फैसला होता है और फिर आगे यानी वो पार्लियामेंट यानी पूरी जो है वो करती है, आइन का तरीक़ेकार होता है। यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स है। यहाँ अब उन्हें पूरा मावरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर उन्हें एक ऐसी अदालत की तजवीज़ दी गई है, रखी गई है कि जनाब वो बिल्कुल आइनी अदालत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत है, उसमें जजेस की तादाद का इजाफा किया जा सकता है। ये आमना शेख साहिबा से जरा पूछ लूं, ये आमना शेख साहिबा, ये सवाल उठ रहा है कि और टाइमिंग के ऊपर उठ रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, वो भी ये बात फरमा रहे हैं कि आपकी ना 25 अक्टूबर से पहले करने की, और उससे ये तासुर मिलता है कि काजी फायज ईसा साहब को एडजस्ट करना या कंटेन करना या उनको मैं बालना साहब एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। क्यों आपको इतना काजी फायज ईसा साहब? नहीं, मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। वैसे ही इंशाल्लाह अगर आप, आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव फाइल्ड अ पिटीशन इन द ECP ऑलरेडी, क्योंकि जो करंट लॉ है उसके मुताबिक वैसे ही जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो भी अब चेंज होने जा रहा है, क्योंकि करंट लॉ जो प्रिवेल करेगा दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द 2024। अच्छा, दैट वुड हैव बीन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे मैंने आना था अभी। मैं पहले आप इसका तो बता दें। नहीं, बट दीज आर टू इंटरलिंक, बट ये दोनों इंटरलिंक्ड है ना। बात ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, इफ वी हैव द नंबर्स, तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें फ्यूटाइल हो जाती हैं कि हमने किसको इम्प्रेस करना है और किसको नहीं करना। और बाकी बात ये है कि जहां तक हमारी नियत की बात है तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हम सबको साथ लेके चलें। मौलाना के भी जितने कंसर्न थे उनको भी एड्रेस करने की, नहीं काजी साहब को जरूर, व्हाई नॉट, मौलाना को भी। देखें, देन अगेन व्हाई डू आई हैव टू, आई से मुराद मैं नहीं हूँ, आई से मुराद है गवर्नमेंट, कि व्हाई डज द गवर्नमेंट हैव टू जस्टिफाई। अगर पाकिस्तान का आइन हुकूमत पाकिस्तान को ये राइट देता है कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ कैसे गवर्नमेंट हैज टू जस्टिफाई? मेरी गुजारिश छोटी सी, मैं ब्रेक के बाद से आपसे यही सवाल रखता हूं, लेकिन मैं सवाल छोड़ जाता हूं। अगर आप मुझसे जस्टिफिकेशन मांगे 100% एग्रीड, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का, मैडम, नो इमोशनल जस्टिफिकेशन टू इट। ठीक हो गया। नहीं, मैं इमोशनल की बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनल की नहीं, मैं एक लीगल सवाल छोड़ जाता हूं। ब्रेक के बाद आप ही से स्टार्ट करते हैं, आपसे उसका जवाब ले लेंगे। वो सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले यूं कोई भी अदालत में सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक्ट बना के खत्म करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर देते हैं, फिर बड़ी सादी सी बात है कि वो उसकी मर्जी के मुताबिक एक्ट बन जाएगा। वजीर आजम को क्यों ना कह दें कि यही चीफ जस्टिस हैं। अब हमारे एक ब्रेक लेते हैं, आमना शेख साहिबा से सवाल पूछेंगे। जी वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये कितने 81 लोग थे, इनको तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन इनको डिक्लेयर करे। 39 को कह दिया गया ये PTI के हैं, फिर उसके बाद 41 को होना था, उस पर वजाहत मांगी गई, वजाहत में भी कह दिया गया, लेकिन स्पीकर साहब नहीं मान रहे इस बात को और उन्होंने तहरीक इंसाफ ख़त्म ही कर दी पार्लियामान से, यानी अपनी तशरीह करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने।
आमना शेख साहबा, जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल रखा था, मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैडम मानना नहीं है तो खत्म कर देते हैं अदालत। मेरा ख्याल है ये पार्लियामान को ये इख्तियार दे देते हैं, कोई भी फैसला है अगर वो एक्ट बना के आपने उसको सेटिसाइड कर देना है तो फिर क्या रह जाता है? Let me clarify the constitutional position that I've also taken in my petition. सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बल्कि लेजिस्लेचर से शुरू कर दिया। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना जी, जुडिशरी का काम है उस कानून की इंटरप्रिटेशन करना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। मान नहीं ना रहे जुडिशरी। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मुझे बात तो पूरी करने दे, मैं आपको बताती हूँ। जुडिशरी क्या नया लॉ बनाने का इख्तियार रखती है? हरगिज नहीं। लॉ बनाने का, कानून साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया विच वाज अनक्लियर, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अनक्लियर इन द सेंस, मेरे लिए तो अनक्लियर नहीं था, शायद हमारी ऑपोजिशन जमातें जो है और हमारी जुडिशरी जो है अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अनक्लियर था। 12 आर्टिकल इलेक्शन एक्ट वाली बात कर रही हैं आप? हम 6 इलेक्शन एक्ट यूज करनी है उस पे आर्टिकल 51 का अगर आप क्लॉज 6 पढ़ लें तो बड़ी क्लियरली कहता है कि जी विद इन 3 डेज आपने ज्वाइन करनी है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जितने इंडिपेंडेंट्स हैं। अब क्या वो ये कहता है कि ये रिवोकेबल है? नहीं, तो ऑटोमेटिकली इट शुड बी थॉट के इट इज वाला हम ऑल द वे बैक देयर स्क्वायर वन के आगे ये बहस तो पिछले 2 महीने होती रही है। स्क्वायर वन की उस मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, आपने खुद ही फरमाया कि उसकी इंटरप्रिटेशन करना उनका काम है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो भी हमने करनी है, आपने करनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों रखी हुई? यही तो मैं कह रहा हूँ, खत्म करते हैं। नो, अगर वो इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेचर की इंटेंट के कंट्रास्ट है, ये कौन तय करेगा? फिर लेजिस्लेचर तय करेगा ना। मैं अगर एक बात कहती हूँ, कोर्ट तय करेगी, बाजवा साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट तय करती है। नो, लेजिस्लेचर की इंटेंट नहीं कोर्ट तय करेगी, कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। लेजिस्लेचर इज गोइंग टू से, दे हैव द राइट टू से कि जी हमारी ये इंटेंट नहीं थी, हमने ये नहीं लिखा था, आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन किया, हम इसकी क्लैरिफिकेशन आपको दे देते हैं। सो दैट इज व्हाट हैज बीन डन। अब उसको आप अगर सनसनी फैलाने के लिए मीडिया वाले या मुझे तो यही लग रहा है ना, ये कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मुखालिफ लेजिस्लेशन कर दी, ऐसा नहीं हो। ऑफ कोर्स नहीं करना सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन कंट्रास्ट, इन स्ट्राइक कंट्रास्ट। मुझे तो यही लग रहा था। खैर चलें, कैसे करें, मैं आपको नो, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मुझे तो यही महसूस हो रहा है, दिस इज फॉर द लेजिस्लेचर टू डिसाइड। ठीक है, नहीं देखो कोर्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बात वहीं पे आके कोर्ट को फारग करते हैं जी बीच में से। इंतहाई काबिल एहतराम आरिफ चौधरी साहब, अगर आप कोई ने सारी गुफ्तगू आमना शेख साहबा की सुनी है, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो पहले इस पर कर लीजिएगा। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के जो वकला और बार काउंसिल्स हैं अरसा दराज से अदालती इस्लाहात की बात कर रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती और दीगर मामलात को शफाफ बनाने के लिए बातें चल रही थी। पूछना मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस सारे जो वकला बरादरी है वो मुतनाज़ा शिक्के निकलवाना चाहती हैं या सिरे से इस्लाहात जो हो रही हैं आप इनकी ही मुखालफत कर रहे हैं कि इस्लाहात ही इस गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए? ये मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। शेख साहबा कहती हैं कि आइन का जो पता उन्हें है ना वो सुप्रीम कोर्ट को पता है, ना किसी और को पता है, ना अपोजिशन को पता है, और वो वजाहत कर रही है जिसे दुनिया पूरी में कहीं तसव्वुर तक नहीं है कि इस तरह की वजाहत के जब जो पार्लियामेंट जिस तरह की कानून साजी करती है उसमें ये इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि उसे इंटरप्रेट करे, चूंकि वो फरमा रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है तो ये मर्जी है उनकी कौमी असम्बली की कि वो कहे कि नहीं जनाब ये जो आपने इंटरप्रिटेशन की है ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट ट्राइकोटमी या पावर्स के खिलाफ है। और उन्होंने नहीं कहा कि इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है एक सेकंड आप गुमराह करने की बात है। अब तक ये सूरत हाल हमने देखी कि सुप्रीम जब से ये बदला हुआ दौर आया रजीम चेंज के बाद, उस वक्त से आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके फैसले जो हैं वो इनके लिए इस रजीम के लिए बेमानी है। जब 100/100 इससे ज्यादा इनके साथ पहले मजाक नहीं हो सकता था कि 90 दिन के अंदर इन बात नहीं करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया, और उसके बाद मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं आइन की, और कानून साजी जो है उसे पार्लियामेंट को मोम की नाक बना दिया गया है कि जब यानी जब चाहे यूं रोड ले, जब चाहे, यानी वहाँ तरीकेकार तो ये होता है कि जब आपने कोई कानून बनाना है
तो सबसे पहले उसकी जरूरत पे बात होती है। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब असल में ना प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा था, आप दूसरे सवाल की तरफ शहजाद भट्ट साहब के जाइएगा। मैं सिर्फ बीच में एक बात कि अब जो वकला है वो बुनियादी तौर पर इस बात के खिलाफ है कि ये सर, मैं सिर्फ एक बात छोटी सी कहना था, अदालतों के पास जो इतना माइटी इख्तियार है तौहीन अदालत का, उसको इस्तेमाल करें ना, अपने फैसले को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाती हैं अदालतें? अदालतों का भी तो बीच में कुछ हुआ ना। यही हो रहा है ना, एक सेकंड, अदालतों को बांट दिया गया है, वकला को तकसीम कर दिया गया है। यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वकला जो है वो इलेक्ट हो के इलेक्टेड बॉडीज जो है वो बिक जाएं और जाकर हुकूमत की गोद में बैठ जाए। अब हमारे यहाँ आजम नज़ीर तारण और उनका ग्रुप जो है वो पहले दिन वोट उन्होंने हमसे दिया है बार काउंसिलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके बाद जाके गोद में बैठ गए और वो इस तरह की कानून साजी जिसका कहीं आइन में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, कॉमन सेंस भी उसके हक में नहीं इस्तेमाल हो सकती, वो कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वकला जो है वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन पे बहुत ज्यादा हमला हो रहा है और ये पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। और वो जो भट्ट साहब पूछ रहे थे, आप किसी भी किस्म की तरमीम नहीं चाहते, टोटल मुखालफत करना चाहते हैं, किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं? तरीकेकार तरमीम अगर की जाए और बताया जाए लोगों को कि ये तरमीम है, मुसव्वदा पेश किया जाए और उसके बाद उस पर गुफ्तगू हो, तो यकीनन कोई ऐसा इसमें बजायका नहीं है। लेकिन इस तरह की कानून साजी और इस तरह की तरमीम जो किसी के सामने ना लाई जाए और उसे छुपा के आप लाना चाहते हैं और जब पता चले तो इस तरह की बातें सामने आए कि बंदा हैरान हो जाए कि आप अदलिया के पर काटना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप बेवकूफ़ करना चाहते हैं, और ऐसी अदालत यानी जो सुप्रीम कोर्ट से भी अबाव हो और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही ना उसके पास फैसलों का रहे, तो उसको ऐसी लेजिस्लेशन को, ऐसी तरमीम को कौन कबूल करेगा? ये लोग अपने आप को, उन्हें पता है कि लोग उन्हें कबूल नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उसका नतीजा ये है कि वो अपने समझते हैं। अब आप काजी साहब का शफाफियत के साथ होना चाहिए। मेरे असल में एक्चुअली जो सा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, शफाफियत के साथ होना चाहिए। रिफॉर्म्स कर रहे हैं आप, और तो वो रिफॉर्म्स दिन की रोशनी में होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। रात के अंधेरों में छुप के गुनाह होते हैं, रिफॉर्म्स नहीं होती जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही थी। खैर, हुकूमत का तो अभी भी प्लान है कि वो पुश थ्रू कर ले किसी तरह से। आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।